लास्ट हमने देखा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अब मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊँ उससे पहले हम देखेंगे कि एक ग्लूकोज से हमें बन रहे हैं 2 पायरुविक एसिड। एरोबिक कंडीशन में तो आपकी TCA या क्रेब्स साइकिल चलती है, जो कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पर एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, हमने ग्लाइकोलाइसिस क्लास में देखा था। अगर प्लांट है तो उसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, और अगर एनिमल है तो उनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टेप होता है। फर्मेंटेशन तो होता ही है, कौन से में आपके पास एनिमल है या प्लांट है डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। अल्कोहल में पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड इथेनॉल बनाएगा, जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। मीन्स बीच में पायरुविक क्या है, पायरुवेट एसिड है, एसिड से अल्कोहल बन रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप हमेशा ये रखिए, अल्कोहल गेट्स ऑन ऑक्सीडेशन get converted into aldehyde, which on oxidation get converted into acid, और ये होता है रिडक्शन। तो अगर मुझे एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो बीच में एल्डिहाइड आएगा ही, एल्डिहाइड स्टेज बनेगी। तो 2 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसिटल। So acetaldehyde, which is a 2 carbon compound, right? यहाँ से हमने 3 से 2 कार्बन स्टेज पे गए थे। मीन्स हमने एक कार्बन लूज़ किया है, SCO2। CO2 लूज़ हुआ है, मीन्स डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम आया। मीन्स डी मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन, और एज तो एंजाइम हो ही गया। सबस्ट्रेट क्या था, पायरुवेट। मीन्स यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। सेकेंडली हमें एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, मीन्स रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे जो H+ आयन रिलीज होगा वो लेके कौन जाएगा, NAD गेट कन्वर्टेड इनटू NADH। सही है? नहीं, सॉरी उल्टा बोल गई मैं। रिडक्शन हो रहा है मीन्स NAD लूजेस द हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड। यहाँ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन किससे निकल रहा है, NADH से निकल रहा है। कहाँ जोड़ रहा है, एल्डिहाइड में, टू गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। और जहाँ पे भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मेनली नीचे वाला कंपाउंड एज अ सबस्ट्रेट माना जाता है। मीन्स द एंजाइम कैन वर्क इन बोथ डायरेक्शन। तो हम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, दैट इज एरोबिक कंडीशन। उससे पहले ये लैक्टिक एसिड वाला भी देख लेते हैं। हमने कहा पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। एसिड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो, NADH गेट्स रिड्यूस्ड इनटू NAD। मीन्स यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस फिर से काम करेगा। रिवर्सिबल स्टेप है, तो मैंने क्या कहा था, जो प्रोडक्ट वाला होता है, ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में एंजाइम को नॉमेनक्लेट किया जाता है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमें ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को रन करते रहना है तो ऑक्सीजन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन NAD होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही जो सेकंड स्टेप है, जो ऑक्सीडेशन स्टेप्स है, उनके लिए NAD का होना ज़रूरी है। इसलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से
ये जो NADH बन जाते हैं इन अनारोबिक कंडीशन की बात करें तो अनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो NADH का H रिमूव कैसे होगा? उसके लिए ये लैक्टिक एसिड पाथवे होता है कि NADH loses its hydrogen to pyruvate which gets converted into lactate और वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है so that glycolysis can keep on going। ग्लाइकोलाइसिस रन करने के लिए NADH होना ज़रूरी है। एक बार NADH बन गया तो उसको रिड्यूस करके NAD में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये पाथवे इम्पॉर्टेंट होता है। और इससे रिलेटेड एक इफ़ेक्ट का नाम आप याद रखिएगा, वारबर्ग इफ़ेक्ट। वारबर्ग इफ़ेक्ट ट्यूमर सेल में देखा जाता है, जिसमें ये नोटिस किया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस रेट इज़ एनहेंस्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट एज एंड प्रोडक्ट, और ये मोस्टली ट्यूमर सेल में नोटिस किया गया है। ट्यूमर सेल में ग्लाइकोलाइसिस की रेट बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूमर सेल में लैक्टिक एसिड भी ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्लाइकोलाइसिस करवाना है। ट्यूमर सेल रैपिडली डिवाइड करा तो ATP की तो ज़रूरत है, और उतनी हाई स्पीड रेप्लिकेशन होती है कि उतना टाइम नहीं मिलता कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन से जुड़ के ETC इतना लंबा प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता। तो इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल रही है, जल्दी से कैसे मिलती है? ग्लाइकोलाइसिस से। तो ग्लाइकोलाइसिस को रन करते रहने के लिए उनको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टेप का सहारा लेना पड़ता है, ताकि अभी मैंने समझाया था NAD चाहिए होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है ट्यूमर सेल्स में। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं वारबर्ग इफ़ेक्ट। ये एक आप याद रखिए। चलिए आज के मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम। क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रैब नाम के इंसाइड ने हांस ए क्रैब ने पहले इसको नोटिस किया था, किसमें? पिजन मसल्स में इन 1937, इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। इट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। दूसरा इसका नाम होता है TCA, दैट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होल्डिंग कंपाउंड बनता है, दैट इज़ द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। द फर्स्ट कंपाउंड इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। ऑलराइट, इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। 3 तो बैक चेन होता है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। सिट्रेट पहला कंपाउंड बनता है, इसलिए इसमें 6 कार्बन, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक चीज़ आप याद रखिएगा, लेनिंजर का नाम, लेनिंजर, एल्बर्ट लेनिंजर थे। उन्होंने क्रैब साइकिल के या TCA साइकिल के एंजाइम को फाइंड आउट किया था। लेनिंजर की बुक भी आती है बायोकेमिस्ट्री की। इट्स अ रियली गुड बुक अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बायोकेमिस्ट्री के ये पाथवे के चैप्टर्स अगर आप लेनिंजर की बुक से पढ़ें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बुक है उनकी। मस्ट बी प्रेफर्ड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम। यहाँ पे हमने कहा ये ग्लूकोज से क्या बने? 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन से। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन TCA साइकिल होती है, पर TCA साइकिल में जो इनिशिएटिंग कंपाउंड होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, वो पायरुविक एसिड, पायरुवेट नहीं होता, वो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है। TCA में तो सबस्ट्रेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट रहा है पायरुवेट। तो अब इन दोनों को लिंक कैसे करेंगे? उसके लिए होता है लिंकिंग स्टेप।
that converts pyruvate into acetyl coenzyme A. ये लिंकिंग स्टेप कहाँ पे टेक प्लेस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सब वहीं हो रहा है। ये हो रहा था साइटोसोल में। इसको कन्वर्ट कौन करवाएगा? एंजाइम करवाएगा। नाम क्या होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि असल में ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था 3 एंजाइम से, पर वो सारे एंजाइम एक साथ रहते हैं। जैसे सोच लीजिए ये एंजाइम एक साथ रहते हैं, सबस्ट्रेट घुसता है, सबस्ट्रेट कौन सा है? पायरुवेट घुसता है, और जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता वो इससे निकलता नहीं, इसलिए इसको पूरे को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तीनों के तीनों एंजाइम एक साथ होते हैं, और इन एंजाइम के कुछ को एंजाइम्स भी होते हैं। को एंजाइम क्या होता है? अगेन एंजाइम चैप्टर आप एक बार रेफर कर लीजिए। को एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, ये आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा वो वाला वीडियो भी। पायरुवेट अंदर घुसा और निकला क्या? ऐसी एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब वो 3, अब ये तो था 3 कार्बन कंपाउंड, ये है 2 कार्बन कंपाउंड। इसके दौरान मीन्स एक CO2 रिलीज हो गया, दूसरा हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, तो NADH बनेंगे किससे? NAD से। और तीसरा हमें यहाँ पे को एंजाइम ए दिख रहा है, तो एक को एंजाइम ए इसमें आके जुड़ता है। एसिटाइल मैंने आपको कहा ही था 2 कार्बन CH2 CH3C2, और जिसमें C का एक ओपन एंड हो। इसको आप ऐसे देखिए CHHH CHH, यहाँ से ओपन कंपाउंड, यहाँ पे आपका कोई भी, जैसे यहाँ पे कोएंजाइम ए जुड़ा है, इतने से पार्ट को, इतने से मॉलिक्यूल को हम एसिटाइल कहते हैं। तो एसिटाइल ये तो आपका आ गया पायरुवेट से, एक कार्बन निकलने के बाद कोएंजाइम ए आके इसमें जुड़ा, जहाँ से एक हाइड्रोजन गया था वहाँ पे आके एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़, वहाँ पे कोएंजाइम ए आके जुड़ गया, ओवरऑल कंपाउंड बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो एक हाइड्रोजन निकला है जिसको कोएंजाइम ए ने रिप्लेस किया है, वो हाइड्रोजन कौन लेके जा रहा है? NADH में। एक कार्बन जो निकल गया उसको कौन लेके जा रहा है? वो कैसे निकल रहा है? CO2। ऑलराइट, हम अब पढ़ रहे थे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को। उसमें पहला एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मीन्स ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, किस में से? पायरुवेट में से। तो 3 कार्बन थे, उनमें से एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया। ये ऑक्सीडेशन का भी काम करता है, हाइड्रोजन हट गया तो ये ऑक्सीडाइज हो ही गया, ये एक कार्बन को भी रिमूव कर देता है। तो अब अपने पास पीछे क्या बना? एक एसिटाइल ग्रुप बन गया, बच गया। इसमें कोएंजाइम होता है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन क्या है? विटामिन B1। आप ये याद रखिएगा कि कोएंजाइम्स होते हैं मेनली वो वाटर सॉल्युबल विटामिन C होता है, विटामिन B या C। तो यहाँ पे कौन सा है? B1। हाइड्रोजन हट गया, एक कार्बन हट गया। कार्बन कैसे हटता है? CO2 के फॉर्म में। अब ये एसिटाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है कोएंजाइम ए में। दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड किससे? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, किससे किया जाएगा? एक एसिटाइल ग्रुप से, एक कोएंजाइम ग्रुप से। एसिटाइल को कोएंजाइम ए पे ट्रांसफ़र कौन करता है? एक ट्रांस एसिटाइलेज, पूरा नाम हो गया डाइहाइड्रोलिपोलाइल ट्रांस एसिटाइलेज। इसके कोफैक्टर होता है एक कोएंजाइम ए, लिपेमाइड। तीसरा एंजाइम होता है डाइहाइड्रोलिपोलाइल डिहाइड्रोजिनेस। इसका काम होता है कि जो सेकंड एंजाइम रिएक्शन में हम कहते हैं कि उसका तो कोएंजाइम ए निकल गया,
अब इसको फिर से हरा भरा करने के लिए थर्ड एंजाइम आता है। थर्ड एंजाइम regenerates the second enzyme so that the reaction may go on। क्योंकि वो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, उसमें कैसे होंगे कोफैक्टर FAD और NAD। ऑलराइट, पूरा रिएक्शन हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रैब्स साइकिल का सबस्ट्रेट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, पर ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है पायरूवेट। पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, एक लिंकिंग स्टेप से। लिंकिंग स्टेप कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किस टाइप का है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों, पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड एक 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एक कार्बन निकला वो CO2 के फॉर्म में निकल गया। ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि हाइड्रोजन भी निकलता है। NAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH। जो H निकल गया उसको रिप्लेस किससे किया जाता है, कोएंजाइम ए से। इसमें काम कौन करते हैं, 3 एंजाइम जो एक साथ रहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसमें से पहला एंजाइम है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस, सेकेंड एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोलाइल ट्रांसएसिटाइलेज, और तीसरा एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोलाइल डी ट्रांसएसिटाइलेज, और ये हो गया डिहाइड्रोजनेस। अब हम मेन क्रैब्स साइकिल पे आ ही जाते हैं। इतनी देर से दूसरी बातें कर ली कि पहले एनारोबिक कैसे हो रहा है, क्रैब्स साइकिल में क्या हो रहा है, लेनिंजर बुक का लिंकिंग स्टेप। अब मेन क्रैब साइकिल पे आ जाता है। क्रैब साइकिल टेक प्लेस कहाँ करती है, ये सुन लीजिए। प्रोकैरियोट में भली माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, यूकैरियोट में तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे हो रही है, दैट्स द लोकेशन। हाउएवर प्रोकैरियोट में भी क्रैब साइकिल जैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, उनके साइटोप्लाज्मा में। उनके साइटोप्लाज्मा कैसे बताइए आपको, ये आप सोच लीजिए प्रोकैरियोट है, इसकी ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें यहाँ पे मीसोसोम करके इनवर्ड फोल्डिंग्स होता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टाइप ऐसे रिएक्शन होती है, क्रैब साइकिल टाइप रिएक्शन होती है प्रोकैरियोट्स में भी। यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है मेसोसोम में, और साइटोसोल में ये रिएक्शंस होती हैं। यूकैरियोट में ये याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है। इसके सारे एंजाइम कहाँ पे, हमने कहा मैट्रिक्स में। एक्सेप्शन आप हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही पूछा जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि इसका एक एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। यहाँ पे कहीं पे वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, बाकी सारे एंजाइम कहाँ पे, मैट्रिक्स में। सिर्फ ये एक एंजाइम इन्ना मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सीधा पूछा जाएगा कि विच एंजाइम इन क्रैब साइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। आपका मैट्रिक्स में तो होता है, सारे वही होंगे, नहीं। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पे। हम जब ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने 2 टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे देखे थे, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जिसमें, फिर से लिखती हूँ आपको, एनाबॉलिक जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कैटाबॉलिक जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तब मैंने कहा था कि TCA ऐसा स्टेप है जो बोथ कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक पे है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर कंडीशन हो कि ATP बहुत ज़्यादा हो, NADH भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे टाइम पे आपको ATP जनरेशन, ATP फॉर्मेशन वाले पाथवे चलाने की नीड नहीं है। तब क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल के लिए प्रोडक्ट्स बनाने की जगह क्या करता है, एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट करता है। यहाँ से कंपाउंड कहाँ जाएंगे, अभी मैं रफली आपको बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड होता है। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसके बाद में अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट और मेलेट, ये आप तीन एक बार देख लीजिए। आगे इनमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर ATP रिच स्टेट है तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कौन से पाथवे को, मीन्स दिस क्रेब्स साइकिल इज एक्चुअली द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे फॉर ऑल। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड एक बात हो गई, अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड, इनके लिए कॉमन पाथवे। इसी साइकिल के कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए भी जा सकते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन के लिए भी और लिपिड फॉर्मेशन के लिए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्पार्टेट, अगर ATP रिच कंडीशन है तो एस्पार्टेट फॉर्मेशन के लिए चला जाएगा। मेलेट कार्बोहाइड्रेट बनाएगा क्या, पायरुविक एसिड। और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट वो किसको बना देगा, ग्लूटामेट को। मीन्स ये एनाबॉलिक पाथवे पे जा रहा है जब ATP NADH रिच एनर्जी रिच कंडीशन है। तो अगर ATP डेफिशिएंट मीन्स हम ADP रिच या NAD रिच कहें तो ये सेम एरो आप उल्टे कर लो, ये यहाँ जाने की बजाय ये इनवर्ड आएंगे कि अगर ADP रिच या ATP डेफिशिएंट कंडीशन हो तो एस्पार्टेट क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ग्लूटामेट क्या बनाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। और पायरुविक एसिड क्या बनता है, मेलेट। तो ये दोनों एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक पाथवे में कन्वर्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग कंडीशन के। ठीक है, अब चलिए एक्चुअल क्रेब्स साइकिल देख लेते हैं क्या है। हमने कहा पायरुवेट ने बना दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए, अभी लिंकिंग स्टेप हमने देखा ही था। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ये आके जुड़ता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 4 + 2 एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। इसी के नाम पे हमने इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड सिंथेसिस हो रहा है तो एंजाइम कौन सा काम आता है, सिट्रेट सिंथेस। दिस इज द स्टेप 1। सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, दैट इज सॉरी आइसोमर ऑफ सिट्रेट। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, एक्ोनिटेज। एक्ोनिटेज क्यों, क्योंकि बीच में सिस एक्ोनिटेज करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इतना डेप्थ में नहीं जाना, आप बस ये याद रखिए सिट्रेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है बाय एंजाइम एक्ोनिटेज। स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है, ये भी कितना है, ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब बनता है एक 5 कार्बन कंपाउंड, नाम क्या हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। मीन्स वी हैव लॉस्ट 1 कार्बन, कार्बन भी गया और H+ आयन भी गया। H+ आयन कौन लेके जाएंगे, अपने NAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH। हाइड्रोजन लूज हुआ है, मीन्स यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, हाइड्रोजीनेस।
एक्ट किस पे किया? आइसोसिट्रेट पे। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आप लिखते रहिएगा कि कितने NADH बन रहे हैं और कितने CO2 लूज हुए हैं। एंड में हम इसको समराइज भी करेंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है कन्वर्ट होता है एक 4 कार्बन कंपाउंड में। सक्सिनाइल कोएंजाइम A मीन्स यहाँ पे एक ये जो कोएंजाइम है वो तो दिख ही रहा है आपको, और फिर से एक CO2 निकल गया, H+ आयन एक और निकलेगा, NAD कन्वर्ट इनटू NADH। ये भी डिहाइड्रोजिनेस है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट कर रहा है, CO2 एक निकल गया। दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम A gets converted into सक्सिनेट। रिवर्सिबल स्टेप है तो हम लिख सकते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेस। सक्सिनाइल कोएंजाइम एक एनर्जी रिच स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सक्सिनाइल, ये आप सोच लो ये सक्सिनाइल है, इसके साथ COA जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि कोएंजाइम A रिलीज हो रहा है, प्लस आप यहाँ पे कोएंजाइम A लिख सकते हैं। ये कितना 4 कार्बन स्टेट है, ये भी 4 कार्बन स्टेट है, तो एक बॉन्ड टूटा है मीन्स ATP जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे ATP बनेगा अगर वो प्लांट है तो, और अगर वो एनिमल है तो वो बनाएगा GTP। ठीक है, अगर एनिमल है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो बनेगा GTP, प्लांट है तो ATP। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट पे, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, बस एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो एंजाइम कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेस। सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है। एक हाइड्रोजन निकला तो FAD गेट्स कन्वर्टेड टू FADH2, 2 हाइड्रोजन निकल चुका है। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट में, एंजाइम फ्यूमरेस, कुछ नहीं निकलता इसमें से। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकलता है, एक निकलता है, NAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH। इट्स एन डिहाइड्रोजनेस, सही कहा। सबस्ट्रेट कौन सा था? मेलेट। मेलेट डिहाइड्रोजनेस बना क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये पूरी आपकी क्रेब्स साइकिल थोड़ी मैसी है, पर हम स्टेप बाय स्टेप वापस देखते हैं। पहला स्टेप क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन कंपाउंड है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, वो किससे आके जुड़ता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। दिस इज़ एन इरिवर्सिबल स्टेप, ये आप ध्यान रखिएगा। बनाते क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये आप साथ साथ में नोट कर लीजिए कि सिट्रेट एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेस। सिट्रेट सिंथेटेस के इनहिबिटर कौन होंगे? अगेन इसका प्रोडक्ट कौन? खुद सिट्रेट इसका इनहिबिटर होगा कि अगर सिट्रेट पहले ही ज़्यादा है तो इस फर्स्ट स्टेप को करने की नीड क्या है, और अगर एनर्जी रिच स्टेट है तो ये पूरी साइकिल ही करने की नीड क्या है। सेकंड आपका आ जाता है सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, रिवर्सिबल स्टेप है। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम सिस एकोनिटेस कहते हैं, और उसी के ऊपर एंजाइम का नाम है एकोनिटेस। उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है आपका, ये थर्ड स्टेप है, आइसोसिट्रेट
अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्योंकि एक कार्बन रिमूव होता है, 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा। एंड ऑक्सीडेशन मीन्स एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन कौन लेके जा रहा है? NAD विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH। जो 5 कार्बन कंपाउंड बनता है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना है। ठीक है। अगेन इसके एक्टिवेटर कौन हो गए? अगर ADP ज़्यादा हो या एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट हो तो वो ADP एक्ट करेगी एज एन एक्टिवेटर। और अब ये देखिए, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। इरिवर्सिबल स्टेप है मीन्स ये एंजाइम कैसा है? एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। मीन्स इस पे एक्टिवेटर और इनहिबिटर बाइंड कर सकते हैं। इनहिबिटर कौन होगा? अगर ATP ज़्यादा है तो वो इनहिबिटर की तरह काम करेगा। NADH अगर ज़्यादा है तो वो इनहिबिटर की तरह काम करेगा। 4th स्टेप होता है जब अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होगा किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम A पे। इरिवर्सिबल स्टेप है। डिहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस काम करेगा, एक CO2 निकलेगा, NADH में कन्वर्ट हो रहा है। और इसको इनहिबिट कौन करेगा? अगर प्रोडक्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम खुद ज़्यादा हो या NADH ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था पहला, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मीन्स यहाँ पे ATP या GTP डिपेंडिंग वो प्लांट या एनिमल स्पीशी है फॉर्मेशन होता है। एंजाइम क्या था? सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस। नेक्स्ट स्टेप है सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स एक 2H हाइड्रोजन आयंस निकलता है, लेके कौन जा रहा है? FAD गेट कन्वर्टेड इनटू FADH2। एंजाइम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस। फ्यूमरेट ये याद रखते, और यही सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस है जो हमने कहा था इन्ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल जो इन्ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है वो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस है, ये ही वाला। ठीक है। नेक्स्ट फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में। फ्यूमरेस एंजाइम होगा। नेक्स्ट आ गया आपका, दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमरेस ये कोई डिहाइड्रेशन स्टेप नहीं है, आप देख सकते हैं कोई NADVAT नहीं निकलता है इसमें। फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होता है। अगर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा तो फ्यूमरेट का ये स्ट्रक्चर होता है। फ्यूमरेट इसमें आके जोड़ता है H2O और क्या कन्वर्ट कर देता है? ये यहाँ से COH और H। दिस डबल बॉन्ड गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है। मैलेट अंडरगोस ऑक्सीडेशन मीन्स एक और H+ आयन रिमूव होता है, डिहाइड्रेस। मैलेट डिहाइड्रेस एंजाइम काम करता है, एक्सेलोएसिटिक एसिड बनता है। तो चलिए समरी शीट बनाते हैं। समरी हमने कहा कि कितना क्या बनता है। पहले हमने देखा था डिहाइड्रेशन स्टेप, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है तो पहला NADH बना, एक NADH आ गया था। कौन सा स्टेप था? जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हुआ था। अल्फा कीटोग्लूटरेट जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा था तब एक NADH और निकला था। सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था तो हमें ATP या GTP मिला था। सक्सिनेट जब फ्यूमरेट पे कन्वर्ट हो रहा था तो हमें FADH2 मिला था। और जब मैलेट कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सिलोएसिटिक एसिड में तब हमें एक NADH भी मिला था। तो हमारे पास NADH कितने हो गए? 3। ATP या GTP कितने हो गए? 1। FADH2 कितने हो गए? 1। कुछ कंज्यूम हुआ? बिल्कुल नहीं।
तो ये आपके स्टेप है ओवरऑल हमारे पास एंड में। और हाँ, प्लस CO2 दो कार्बन कंपाउंड भी तो बने हैं, ठीक है। ये आप याद रखिए कि GTP तो GTP हो गए, NADH जब ATP बनाता है तो वो कितनी ATP बनाता है? 2.5 ATP बनाता है। अब ये टर्म याद रख लीजिए 2.5 कैसे, क्योंकि NADH ETC के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से जब जुड़ता है तो वो कितने H+ आयन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट 2.5 ATP बनती है। FADH2 अपना H+ आयन और इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करते हैं? सेकेंड कॉम्प्लेक्स को। तो इसमें 1.5 ATP बनती है। तो यहाँ पे कितनी ATP बन जाएगी अपनी ओवरऑल? एक तो ये वाली ATP है 1 प्लस NADH कितना है? 3। एक NADH कितनी ATP बनाता है? 2.5 प्लस FAD कितना है? 1। कितनी ATP बनाते हैं? 1.5। तो टोटल हमारे पास हो गया 1 प्लस 1 प्लस 7.5 प्लस 1.5, टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 10, 7, 8, 9, 10। 10 तो हमारे पास बनी गई ATP। ये आप देखिए कि 10 तो एक एसिटाइल कोएंजाइम A से बनी है 10, ठीक है। टोटल हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बने, तो हमारे पास 20 तो क्रेब साइकिल से ही ATP बन जाती है। कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि क्रेब साइकिल से टोटल हमारे पास कितनी ATP बन रही है? 20। अब हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि 2 ATP तो बन ही रहे थे प्लस 2 NADH बन रहे थे, तो 2 ATP के यहाँ पे 2 × 2.5, तो ये 2 प्लस 5, यहाँ पे 7 बन गई हमारे पास। बनी नहीं बनी, 7 ATPs बन गई यहाँ पे। और लिंकिंग स्टेप हमारा जो था वहाँ पे आपके 2 NADH बने। एक पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट करने में हमारा एक NADH बना, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 NADH बन गए। तो यहाँ पे भी आपके कितने आ गए? 5, तो 7। तो टोटल अभी तक कितनी ATP बन गई हमारे? क्रेब साइकिल की 20 ग्लाइकोलाइसिस के साथ और यहाँ की 5, टोटल 32 ATPs बन जाती है। 32 ATPs बनती है, ये याद रखिएगा आप।